नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में भूगोल विषय से पाठ 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसके अंदर हम आज दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, आज की जो ये क्लास है इसमें हमने आपके जो प्रश्न पत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 5 से आने वाले हैं वो हमने 5-5 अंकों के आपके इस वीडियो में कराने हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि खनिजों का मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए, खनिजों का मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़े जहाज के निर्माण में खनिजों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यदि हमें कोई वस्तु या उद्योगों की बात करें तो वहाँ पे भी कच्चे माल के लिए आपको खनिजों पर ही निर्भर होना पड़ता है। देखिए, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में हमें बताया कि मानव जीवन में क्या महत्व है, तो हम बात कर रहे थे कि खनिजों का मानव जीवन में निम्नलिखित महत्व है। एक छोटी सी सुई से लेकर एक विशालकाय जहाज के निर्माण में खनिजों का उपयोग किया जाता है। देखिए, बड़ी बड़ी इमारतों में भी खनिजों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हमें कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना है, उसके लिए भी कच्चा माल यदि हमें उपयोग में लाना है तो खनिजों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 यही कह रहा है कि मानव जीवन में खनिजों का क्या महत्व है। मैंने जिस तरह आपको बताया, एक सुई से लेकर एक विशालकाय जहाज के निर्माण में देखिए, एक छोटी सी सुई से लेकर एक जहाज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में खनिजों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर यदि 3 की बात करें, जैसे कि कारें हैं, बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, इन सभी में खनिजों का ही उपयोग किया जाता है। इनका निर्माण करने में खनिजों की आवश्यकता होती है। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार और मशीनें, ये सभी खनिजों से ही बने हैं और हमारे शरीर के विकास में भी खनिजों का योगदान होता है। भोजन जो हम खाते हैं उसमें भी खनिज होता है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि मानव विकास की सभी आवश्यकताओं या सभी अवस्थाओं में भी अपनी आजीविका या जीविका और सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो मानव जीवन में खनिजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। देखिए, धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है। ध्यान देने वाली बात है कि जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती या नहीं पाई जाती उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। देखिए, धात्विक खनिज जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वे खनिज जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज का केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है। इनको किसी भी रूप में, जैसे कि तार के रूप में या चादर के रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज है उनको पिघलाया या अलग अलग रूपों में डाला नहीं जा सकता। धात्विक खनिज के यदि हम उदाहरणों की बात करें तो तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना, ये सभी धात्विक खनिज है। और अब रख, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम, इनकी बात करें तो ये हमारे क्या है, अधात्विक खनिज है। और धात्विक खनिजों में सबसे मेन पॉइंट है, इसमें चमक होती है और अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसी ऊर्जा जिसका आर्थिक मूल्य अधिक होता है उसे हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, और ऐसी ऊर्जा जिसका
आर्थिक मूल्य अधिक नहीं होता, उसे हम अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए अधिक खर्चा करना पड़ता है और अवाणिज्यिक ऊर्जा का उपयोग करने में कम खर्चा करना पड़ता है। देखिए, वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है कोयला जो कि अधिक महंगा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। ये सभी के सभी बहुत ही अधिक ज्यादा खर्चीले हैं। और अवाणिज्यिक में बात करें तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये अवाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है जो कि काफी सस्ते हैं। जो आपकी ये वाणिज्यिक ऊर्जा है वो अधिकांश स्रोत अनवीकरणीय हैं, लेकिन अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में अधिकांश स्रोत जो है वो नवीकरणीय हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में इनका अधिकतर उपयोग उद्योगों और वाहनों में किया जाता है, जबकि अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। देखिए, वाणिज्यिक का मतलब है जिसमें अधिक खर्चा, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लेकिन अवाणिज्यिक जो है काफी सस्ता है। और बायोगैस जो कि हम घर पे भी बना सकते हैं, सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उससे हमें घरेलू कार्यों में इसका उपयोग करने में करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कि अवसादी सेलों में, जो आपकी अवसादी सेल होती है उनमें खनिजों का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। देखिए, अवसादी सेलों की परतों में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। अवसादी जो सेल होती है उनमें उनकी जो परतें होती हैं उनमें अधिक खनिज पाए जाते हैं। और यहां ये खनिज क्षैतिज, एक होती है ऊर्ध्वाधर, इस लाइन को, ये लाइन आपकी होती है क्षैतिज रेखा और ये लाइन आपकी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये कह रहा है कि यहां ये खनिज क्षैतिज परतों के रूप में मिलते हैं, इस तरह इस परतों के रूप में मिलते हैं। इनका निर्माण निक्षेपण, संचयन और जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए, कुछ खनिज जैसे कि कोयले की बात करें या कुछ अन्य अयस्कों का निर्माणों की बात करें तो लंबे समय तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अवसादी सेलों में दूसरी श्रेणी के खनिज जैसे कि जिप्सम है, पोटास है और नमक और सोडियम है, ये शामिल होते हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों के वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम अवसादी सेलों में खनिजों का निर्माण किस तरह होता है। तो मैंने बताया, जब शुष्क क्षेत्र जहां होते हैं और अवसादी चट्टानें वहां पाई जाती है तो वहां पे नमक जैसे या सोडियम जैसे या पोटास या जिप्सम जैसे खनिजों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की, कि लौह अयस्क के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, हमने अभी तक 2 प्रश्नों का बताया हमने। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लौह अयस्क के 4 प्रकारों का वर्णन करना है। तो यहां पे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है मैग्नेटाइट, दूसरा जो है हेमेटाइट, तीसरा जो है लिमोनाइट और चौथा जो है सीडेराइट। सबसे पहले हमें मैग्नेटाइट की बात करते हैं। देखिए, इसमें लोहे का अंश जो है 70 से लेकर 72% लोहे का अंश पाया जाता है और यह उत्तम किस्म का लोहा या उत्तम किस्म का अयस्क माना जाता है और इसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होता है। यदि हम बात करें हेमेटाइट की तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इस अयस्क में 50 से 60% लोहे का अंश पाया जाता है। यदि हम बात करें हेमेटाइट की तो इसमें लोहे का अंश कितना पाया जाता है? 50 से 60% इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। और लिमोनाइट की बात करें, पॉइंट नंबर 3 दे रखा लिमोनाइट, इस अयस्क में 40 से लेकर 60% लोहे का अंश होता है। और सीडेराइट की बात करें तो इस अयस्क में 40 से 50
या ये कहे 30 से 40% लोहे का अंश होता है। सबसे उच्च कोटि का जो लो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है, यदि निम्न की बात करें वो सिडेराइट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कि तांबे के उपयोग। देखिए तांबे के उपयोग और भारत में इसके वितरण पर प्रकाश डालिए। देखिए उपयोग की बात करें तो तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तांबा जो होता है बिजली का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में भी किया जाता है। यदि हम बात करें वितरण की तो भारत में तांबे के भंडार काफी कम है। यदि हम बात करें तांबे के भंडारों की तो काफी कम है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? 52% तांबा। और झारखंड में सिंहभूमि या सिंहभूमि बोल लो, और राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर भी तांबा अधिक पाया जाता है। और देश के 90% तांबे के सुरक्षित भंडार मध्य प्रदेश और झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं हम बॉक्साइट के उपयोग की और इसके उत्पादन पर नोट, यानी कि वितरण पर भी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बॉक्साइट जो है एक अयस्क है और इसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। और यदि हम उपयोग की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो वायुयान उद्योग में, विद्युत उद्योग में, बर्तन और अन्य घरेलू वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए वितरण की बात करें तो यहां पे बॉक्साइट जो है उड़ीसा जो राज्य है भारत का जो उड़ीसा राज्य है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक जो एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट पाया जाता है वो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। और भारत में अन्य उत्पादक राज्य भी है जैसे कि झारखंड। यहां पे देखिए झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी जो है इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर हमारा बॉक्साइट जरूर पाया जाता है। इसके निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार और मेकाल पहाड़िया और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश है जहां पे बॉक्साइट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 8 कि अभ्रक के उपयोग। प्रश्न नंबर 8 में अभ्रक के उपयोग और भारत में इसके वितरण पर नोट लिखना है। देखिए उपयोग, अभ्रक एक विद्युत प्रतिरोधक खनिज है। देखिए ये जो अभ्रक का उपयोग है वो विद्युत के प्रतिरोध पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग बिजली उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसमें उच्च विद्युत वोल्टा सहन करने का गुण होता है। इससे वायुयानों, बसों और रेल के डिब्बों के शीशे बनाए जाते हैं। और यदि वितरण की बात करें तो भारत में जो यदि हम विश्व की बात करें तो भारत पहले नंबर पर अभ्रक का उत्पादन वाला देश है। और इसके वितरण की यदि हम बात करें तो पहला भारत में बिहार है जिसमें 54% जो अभ्रक है वो बिहार से उत्पादित किया जाता है। और झारखंड की बात करें तो हजीराबाग यहाँ का प्रमुख क्षेत्र यानी कि जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन किया जाता है यानी पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें केवल 27% जितना देश का अभ्रक पाया जाता है उसका केवल 27% भाग आंध्र प्रदेश में। और बाकी यदि हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर जैसे क्षेत्रों में, अजमेर में, शाहपुर और टोंक में पाया जाता है। और इस राज्य में देश के कुल उत्पादन का 16% अभ्रक निकाला जाता है। मैंने आपको बताया कि लगभग 54% जो है बिहार में
और 27% आंध्र प्रदेश में, 16% आपका राजस्थान में, और बाकी बचा हुआ अभ्रक जो है वो आपका झारखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और यदि विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत जो है अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर, अभ्रक उत्पादक का नंबर 1 यानी पहले स्थान पर देश है। प्रश्न नंबर 9 में देखिए कि आधुनिक युग में ऊर्जा का क्या महत्व है और ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखने हैं। देखिए आधुनिक या अभी की बात करें तो ऊर्जा का काफी हमारे जीवन में महत्व है। यदि हमें खाना बनाना है तब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वाहनों में तेल की जो यूज हम करते हैं उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो आज का युग है उसमें ऊर्जा का महत्व बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि बढ़ गया है। और हमारे सारे यातायात और संचार के साधन, उद्योग धंधे, इन सभी को चलाने के लिए ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है वो उनका वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सबसे महंगा भी है, यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और आजकल यह कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें तो जल विद्युत, वर्तमान भारत में या वर्तमान समय में जल विद्युत का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और यह ऊर्जा का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। और खनिज तेल की बात करते हैं, ये आधुनिक युग में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोल, डीजल आदि जो है ये सभी चीजें ऊर्जा का ही एक केंद्र है जो कि हमें चालक शक्ति प्रदान करते हैं। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भारत में इस ऊर्जा का भी उज्जवल भविष्य है। देखिए भारत में यदि हम बात करें, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो आने वाले कल में भी और अब भी इसका उज्जवल भविष्य है। भारत में इस समय 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, भुज और क्या कहते हैं काकरापारा, ये तारापुर महाराष्ट्र में, ये आपके ऊर्जा संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त ये आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल जो है और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश यदि भारत की बात करें तो नागरकोइल और जैसलमेर ये भारत के 2 जिले ऐसे हैं। नागरकोइल जो है तमिलनाडु में है और जैसलमेर जो है आपका राजस्थान में है। यहाँ पर पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग वाले ऊर्जा के यानी पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 कि कोयले की विभिन्न किस्मों की व्याख्या कीजिए। कोयला निम्न 4 प्रकार से है। पहला आपका एंथ्रेसाइट है, दूसरा आपका बिटुमिनस है, तीसरा आपका लिग्नाइट है और चौथा आपका पीट कोयला है। देखिए एंथ्रेसाइट की यदि हम बात करें, देखिए जिस कोयले में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है उसे हम एंथ्रेसाइट का कोयला बोलते हैं और यह सबसे अच्छा और कठोर कोयला माना जाता है। ना तो ये धुआं छोड़ता और ना ही ये राख। बिटुमिनस की बात करें तो गहराई में दबे व अधिक तापमान से प्रभावित कोयले का बिटुमिनस कोयला कहते हैं। देखिए जो गहराई में दबा हुआ है और अधिक तापमान से प्रभावित है उस कोयले का नाम है बिटुमिनस और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। इसका वाणिज्यिक उपयोग अधिक है। पॉइंट नंबर 3 लिग्नाइट, इसे निम्न कोटि का यानी कि बुरा कोयला कहते हैं। यह मुलायम होने के साथ साथ नमी युक्त भी होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% होती है
और पीट की बात करें, पीट कोयला की, तो ये निम्न कोटि का कोयला होता है और ये जलते समय बहुत धुआं देता है, राख भी छोड़ता है, इसका तापमान यानी कि तापक्रम भी कम होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। देखिए कोयले की मैंने आपको 4 किस्में बताई और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 में खनिजों के संरक्षण पर नोट। देखिए खनिजों के संरक्षण पर नोट लिखना है यहाँ पे कि जिन खनिज संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़े जहाज के निर्माण में खनिजों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और आज हम उन खनिजों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं बहुत धीमी होती है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य होते हैं। खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्पजीवी है। खनिजों के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहले खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से इनका प्रयोग करना चाहिए। एक ऐसा तालमेल बनाना चाहिए जो आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो हम खनिजों का उपयोग करेंगे वह खनिज जो है उसका कहने का मतलब है कि हम उसका उपयोग सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, विवेकपूर्ण कर रहे हैं। धातुओं का पुण्यचक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। धातुओं का क्या करना चाहिए? पुण्यचक्रण और रद्दी धातुओं का प्रयोग दोबारा से करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने से उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना चाहिए। देखिए निम्न कोटि के जो अयस्क है उन पर कम लागत का उपयोग होता है तो हमें ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके उनको विकसित करना चाहिए जिससे कि हम खनिजों का संरक्षण आसानी से कर सके। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है और इसके लाभ बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। देखिए जो घरों का अपशिष्ट पदार्थ होता है और जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उपयोग करके बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न हो जाती है। इसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उबलों और चारकोलों की अपेक्षा अधिक होती है। ये संयंत्र सहकारिता, निजी स्तर पर और नगरपालिका क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित लाभ है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें पशुओं का गोबर प्रयोग किया जाता है, इससे गोबर प्लांट, इसलिए इसे गोबर प्लांट भी कहा जाता है। इससे पशुपालन उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा, यह किसानों को ऊर्जा और उन्नत प्रकार के उर्वरक प्रदान करता है और यह उर्वरक की गुणवत्ता बढ़ाता है, यानी कि भूमि के अंदर जब इनको डाल दिया जाता है तो भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। उबलों और लकड़ियों को जलाने से होने वाले वृक्षों की हानि को भी रोकता है। अब यहाँ पे जो हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है उसका अंतिम प्रश्न जो दे रखा है प्रश्न नंबर 14 कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा पर संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए महासागरीय तरंगों से विद्युत भी बनाई जाती है या विद्युत भी बनाई जा सकती है। संकरी खाड़ी के आर पार बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इन संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी अंदर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। देखिए ये एक प्रयोग के माध्यम से हमने करना है और भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। देखिए हम दोबारा इसकी बात करते हैं कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा, देखिए जो महासागरीय
तरंगे हैं उनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है। कैसे की जाती है? जो संकरी खाड़ियां होती है उनके आर पार बांध बनाए जाते हैं और उच्च ज्वार में इन संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी अंदर आ जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। जो जब ज्वार उतर जाता है बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और इसे ऊर्जा उत्पादक करने के लिए टरबाइंस की ओर ले जाया जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं हैं और मैं बताता हूं राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहां 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न ही कराएंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।